फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि कुछ रहस्यमय एलियंस, जिन्हें परजीवी के नाम से जाना जाता है, समुद्र से शहर में अपना रास्ता बना रहे हैं। तभी उसके कमरे में एक सोता हुआ आदमी मौके पर आता है। परजीवियों में से एक रेंगता है और उसके कान में प्रवेश करता है। वह आदमी चिढ़ जाता है, लेकिन वह शांत होने के लिए वापस सो जाता है। अब शिनिची नाम का एक लड़का दिखाई देता है। वह रात में गाने सुन रहा है, कानों में हेडफोन लगा रहा है। वह परजीवी उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिनिची को खुजली महसूस होती है और जब वह नाक के पास जाती है तो उसे कीड़ा समझती है। उठाते समय वह उसे फेंक देता है। वह इसे कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वह परजीवी काटकर उसके हाथ की त्वचा पर आ जाता है। उसी समय उसकी माँ भी आ जाती है। वह कहता है, देखो, मेरा हाथ संक्रमित हो गया है। जब उसकी माँ उसकी जांच करती है तो उसके हाथ में कोई परेशानी नहीं होती है। अगली सुबह यह दिखाया जाता है कि जब वह खाने की मेज पर होता है तो शिनिची उसके हाथ में कुछ जलन महसूस करता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका कान संक्रमित था। वह अपनी पत्नी के सामने खड़ा है। उसने अपना राक्षसी मुंह खोला जो बहुत ही भयानक था, और उसने अपनी पत्नी के चेहरे को अपने राक्षसी मुंह से निगल लिया, और यह उस परजीवी के कारण हो रहा था। तब शिनिची घटनास्थल पर आता है, जो रास्ते में अपने दोस्त से मिलता है, स्कूल जाता है। वह उसकी रहस्यमय हरकतों को देखती है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा था। उसके दाहिने हाथ में बहुत ताकत थी। अपने घर में आकर वह अपने हाथ को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ रहस्यमय तरीके से उसे रोकते हुए अपना बचाव करता है। फिर दिखाया जाता है कि उसका हाथ परजीवी में बदल गया है और वह शिनिची के साथ संचार कर रहा था। इसके अलावा यह दिखाया गया है कि वह न केवल शिनिची की किताबें पढ़ता था, बल्कि उसके लैपटॉप का भी इस्तेमाल करता था, क्योंकि यह इंटरेस्ट था मनुष्य के जीवन जीने के तरीकों में निहित है। जब शिनिची ने उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसने उसे आगे बढ़ने के लिए रोक दिया था। तो इसने केवल दाहिने हाथ को संक्रमित किया था और इस हाथ को संभाल रहा था। यह अपना नाम मिगी घोषित करता है और यह अनुरोध करता है, मुझे कभी मत काटो। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि आप मेरे एंटरटेनर हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि शिनिची और मिगी दोस्ती का बंधन बना रहे थे, लेकिन परजीवियों से संक्रमित सभी लोग पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। वे मनुष्यों को मारकर अपनी भूख बुझा रहे थे। इसके विपरीत मिगी शिनिची को एक ऐसे होटल में ले जाता है जहां कई परजीवी इंसानों का मांस खा रहे थे। वे गलत समझते हैं क्योंकि शिनिची भी संक्रमित है, इसलिए मांस चढ़ाएं। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि वह अभी भी मानव है और पूरी तरह से दूषित नहीं है, वे उसका सिर काटना जारी रखते हैं। लेकिन मिगी ने उन पर हमला करते हुए शिनिची का बचाव किया, क्योंकि शिनिची की मौत के साथ उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपने लिए अभिनय किया था। समाचार प्रसारित किया जाता है कि मूल निवासी मारे जा रहे हैं और हत्यारे के बारे में कोई नहीं जान पा रहा है, क्योंकि परजीवी इसे चतुराई से और गुपचुप तरीके से अंजाम दे रहे थे। शिनिची मिगी से कहता है, तुम अपने साथी परजीवियों को इंसानों को न खाने के लिए प्रतिबंधित क्यों नहीं करते? तब मिगी जवाब देता है, तुम भी सब्जियां और दूसरे तरह के जानवर खाते हो। उसी प्रकार हमारा भोजन मनुष्य है, तो इसमें गलत क्या है? मिगी अपने परिवेश में परजीवी के प्रकार को भांप लेती थी। स्कूल जाकर शिनिची को बताता है कि तुम्हारे पास एक और परजीवी है। यह कोई और नहीं बल्कि उनके गुरु थे। शिनिची को देखकर वह शिक्षक जानता है कि वह संक्रमित है, लेकिन वह कहती हैं कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि मैं मनुष्यों के जीवन के तौर तरीकों को जान रहा हूं ताकि उनके गुण मुझमें हमेशा बने रहें। यह उसे एक पुलिस अधिकारी और एक छात्र सहित 2 और परजीवियों की ओर ले जाता है। यह कहता है, यह पुलिस अधिकारी मेरी पत्नी है और हम एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, और वह बच्चा एक इंसान होगा, और हम भी इंसानों की तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं। हम सार्वजनिक रूप से किसी को मौत के घाट नहीं उतारेंगे क्योंकि यह हानिकारक है, लेकिन हम अकेले खाना चाहते हैं। क्या आप हमारे समूह का हिस्सा होंगे? लेकिन मिगी इससे सहमत नहीं है। अगले दिन वही पुलिस अधिकारी उनके पास आता है। तब मिगी शिनिची को प्रकट करता है, वह हमें मारने आया है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हमने उस दिन एक होटल में एक पैरासाइट को खत्म कर दिया था। इसी दौरान पुलिस अधिकारी ने उन पर हमला कर दिया। मिगी और शिनिची उससे लड़ते हैं।
अंत में वह उसे मार डालता है। घर में आकर शिनिची दोषी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने एक जीवन ले लिया है। इसके विपरीत यह दिखाया गया है कि परजीवी पुलिस अधिकारी के शरीर से निकलकर दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि शिनिची की माँ थी और वह उसे मारने के लिए शिनिची जा रही थी। मिगी शिनिची को उजागर करती है, वह तुम्हें मारने का इरादा रखती है। शिनिची उससे कहती है, सावधान रहो अगर आप मेरी माँ के बारे में कुछ कहते हैं, क्योंकि उनका अपनी माँ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। वह कभी भी अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। पहली नज़र में उसकी माँ का चेहरा भी दूसरे परजीवियों की तरह परजीवी में बदल जाता है और वह शिनिची पर हमला करती है। अपने खून की बर्बादी के कारण वह मरने के करीब है। अगली सुबह यह दिखाया गया है कि उसने खुद को बहाल कर लिया है। मिगी बताता है, तुम बुरी तरह घायल हो गए थे लेकिन मैंने तुम्हारे घाव को अपनी कोशिकाओं से ठीक कर दिया। लेकिन खतरनाक बात यह थी कि मिगी कोशिकाएं शिनिची में स्थानांतरित हो गई थीं। वह पूरी तरह से संक्रमण में था। अब शिनिची अपनी माँ की तलाश शुरू करती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाता। फिर वह शिक्षक के पास जा रहे पुलिस अधिकारी के बारे में पूछता है, लेकिन शिक्षक भी कुछ नहीं बताते हैं। मिगी उससे कहता है, मुझे दिन में 4 घंटे सोना होगा। उस समय तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा। मिगी की कोशिकाएं होने से मिगी के गुण प्रकट होने लगे थे। अब देखने में आया है कि एक छात्र परजीवी में तब्दील हो गया था। छात्र जो शिक्षक द्वारा दिखाया गया था, वह शिनिची के स्कूल में प्रवेश लेता है। वह शिनिची का दोस्त होने का दिखावा करता है। समय बीतने के साथ वास्तविकता सभी के सामने आ जाती है क्योंकि वह परजीवी है। फिर छात्र सभी की हत्या कर देता है। फिर वह शिनिची के दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिनिची अपने दोस्त को लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है। वह शिक्षक वहां पहुंचता है जो उस छात्र की मौत चाहता था, क्योंकि उसका रहस्य उस छात्र द्वारा उजागर किया जा सकता है। वह वहां बम विस्फोट करती है लेकिन सुरक्षित रहती है। पुलिस वहां पहुंचती है लेकिन वह छात्र पुलिस को भी खत्म कर देता है। मिगी शिनिची को बताता है, छात्र इमारत की छत पर है। दूसरी इमारत की छत पर जाकर तीर चलाते हुए उसे मार देता है। फिर वह शिक्षक के पास लौटता है और उस पुलिस अधिकारी का पता पूछता है जो परजीवी था। शिक्षक उसे स्थान बताता है। उस पुलिस अफसर का परजीवी अभी भी उसकी माँ में था, लेकिन यह मिगी का आराम का समय है, यानी शिनिची को यहाँ अकेले ही लड़ना था। उसे खत्म करने के लिए किसी तरह वह उस परजीवी का गला काट देता है। उनकी माँ और पुलिस अधिकारी को बाद में समाप्त कर दिया गया है। फिर शिनिची को अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाते हुए दिखाया गया है। वह कह रहा है कि मैं एक एक करके सभी परजीवियों को मार दूंगा। फिर दिखाया जाता है कि कोई उनकी फ़ोटो खींच रहा है और वह एक जासूस था। फिल्म भाग 1 यहाँ पूरी हुई है। अब इस फिल्म के भाग 2 के बारे में बताया जाएगा। अब उस घटना के कुछ महीनों बाद का समय भाग 2 में दिखाया गया है, जब सैन्य अधिकारियों को पता चला कि शहर में परजीवी हैं जो इंसानों पर हमला कर रहे हैं और वे उन्हें बचाना चाहते थे। इसलिए वे एक सीरियल किलर को जेल से रिहा कर देते हैं जो इंसानों से परजीवियों का पता लगा सके। उसके सामने एक एक कर इंसानों को पेश किया जाता है। फिर सबको मनुष्य कहते हैं, लेकिन शिनिची के सामने आते ही वह विचारशील हो जाता है। बहुत विचार विमर्श के बाद वह कहता है कि वह भी मनुष्य है। घर लौटकर मिगी शिनिची से कहता है कि हमसे थोड़ी दूरी पर एक परजीवी है। वे पास की एक इमारत में जाते हैं जहां एक परजीवी इंसान का मांस खा रहा है। शिनिची को देखते हुए वह परजीवी शिनिची चला जाता है, लेकिन मिगी इसे मौत के घाट उतार देती है। अचानक शिनिची को होश आता है जैसे कोई उसके पीछे है। वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जिसने भाग के अंत में मिगी और शिनिची की तस्वीरें ली थीं। फिर शहर के मेयर घटनास्थल पर आते हैं जो परजीवियों के पक्ष में बोलते हैं। वह एक शैतानी व्यक्ति था और उस शिक्षक का उसके साथ मिलन था। अब दिखाया गया है, उस शिक्षक ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो एक इंसान था। उस महापौर को पता था कि शिनिची परजीवियों को मार रहा है। वह उसे भी खत्म करना चाहता था, लेकिन शिक्षक ने उसे मना कर दिया। वह बताती हैं, मिगी और शिनिची एक ही शरीर के हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वे एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं। शिनिची को मारकर हमारा परजीवी मिगी भी नहीं रहेगा। इसलिए उसने उस जासूस को शिनिची के पीछे उस पर नज़र रखने के लिए भेजा था। चलते समय एक दिन शिनिची को फिर से होश आता है कि कोई उसके पीछे है।
वह जासूस सलाह देता है कि जासूसी करते समय आपको पुलिस के सामने खुद को प्रकट करना चाहिए। लेकिन शिनिची कहते हैं, नहीं, पुलिस विभाग भी कई परजीवियों से भरा है। शिनिची को यहाँ पता चलता है कि शिक्षक ने उसका पीछा करने के लिए जासूसी की है। वह वहाँ जा रहे शिक्षक से कहता है, तुम सब यह क्या कर रहे हो? आप इसे क्यों नहीं रोकते? तब शिक्षक उससे कहते हैं, तुम हमारे साथी परजीवियों को क्यों मार रहे हो? वे अभी सीख रहे हैं कि इंसानों को कैसे खाना है। कुछ समय बाद वे उन्हें मारना बंद कर देंगे। वह चुप रहता है और वह जासूसी करने का खुलासा करता है कि शिक्षक बहुत खतरनाक परजीवी है। खबरदार, वह आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन जासूस को उस पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन जासूस उस मेयर से मिलता है। वह पुष्टि करना चाहता था कि शिनिची सच बोल रहा है या नहीं। तो वह मेयर के कमरे में ऑडियो टेप सेट करता है। इसके बारे में जानकर महापौर जासूस की हत्या करने का आदेश देता है, कहते हुए वह हमारे लिए खतरा बन गए हैं। वह जासूस को मारने के लिए एक परजीवी को अपने घर भेजता है। वे उसकी बेटी को मार देते हैं क्योंकि वह घर पर नहीं है। मिगी ने शिनिची को बताया, 5 परजीवी आप पर हमला करने आ रहे हैं। एक आदमी उन्हें आगे बढ़ाता है। वह 5 परजीवियों का मिश्रण था। लड़ते हुए मिगी और शिनिची ने अपना सिर फोड़ लिया। वे सोचते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन केवल एक परजीवी था जो मारा गया था। अन्य 4 परजीवी अभी भी जीवित थे। बाकी परजीवी सतर्क हो जाते हैं और उसे संभालना शुरू कर देते हैं। तब शिक्षक महापौर से कहते हैं, यदि मैंने तुम्हें अनुमति नहीं दी कि तुम शिनिची को समाप्त करने और जासूसी करने के लिए परजीवी नहीं भेजोगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ मेयर ने नोटिस किया कि शिक्षक माँ बनने के बाद इंसानों की भावनाओं को विकसित कर रहा था। वह इससे घृणा करता है और शिक्षक को समाप्त करने के लिए 3 परजीवी भेजता है। परजीवी होने के कारण उसे समझ आ जाती है कि कोई उसे खत्म करने आ रहा है। उन्हें कार पार्क करने के लिए बुलाते हुए वह अकेले लड़ते हुए उन्हें समाप्त कर देती है। घर वापस आकर उसने देखा कि उसका बच्चा वहाँ से गायब है। उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, एक बैठक के लिए ब्रिज पर आओ और तुम्हारा बच्चा मेरी हिरासत में है। दरअसल जासूस ने वह नोट छोड़ा था जो शिक्षक के बच्चे की जान लेकर अपनी मृत बेटी का बदला लेना चाहता था। वह शिक्षक शिनिची के साथ असमंजस में वहां चला जाता है। शिनिची जासूस से कहती है, इस बच्चे को मारने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह बच्चा मानव प्रजाति का है। सैन्य अधिकारी भी वहां आते हैं। वे जानते थे कि महापौर ने अपने भवन में कई परजीवियों को छुपाया है। अब वे एक एक करके भवन के लोगों को भेज रहे थे। वे खोजने के बाद उनके बीच परजीवियों को गोली मार रहे थे। सीरियल किलर भी वहां मौजूद था। फिर महापौर को अपना भाषण देने के लिए दिखाया गया है। वह बताता है कि मनुष्य ही सच्चे राक्षस हैं, बिना किसी कारण के परजीवियों का सफाया करते हैं। तभी वहां मौजूद सैन्य अधिकारी उसे निशाना बनाकर खत्म कर देते हैं। तभी सीरियल किलर चिल्लाता है, वह इंसान था लेकिन सिर्फ परजीवियों की मदद कर रहा था। पीछे मुड़कर वे उस आदमी को पाते हैं जिसके अंदर 5 परजीवी थे। सभी उसे गोली मार देते हैं लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता है। फिर दिखाया जाता है कि जासूस उस बच्चे को फेंकने वाला है। साक्षी, शिक्षक को अपने बच्चे को बचाने के लिए परजीवी में बदलना पड़ता है। उसने अपना एक हाथ जासूस के शरीर में डाल दिया। नतीजतन सभी को पता चल जाता है कि वह परजीवी है। पुलिस उस पर लगातार फायरिंग शुरू कर देती है और वह जानती थी कि वह अब नहीं रहेगी। वह अपने बच्चे को शिनिची को सौंपने आती है। जैसे ही वह शिनिची को यह जिम्मेदारी देती है, कई गोलियां लगने के कारण वह तुरंत मर जाती है। यहाँ शिनिची अपनी ही माँ की याद दिलाती है और वह मानवीय भावनाओं को विकसित करता है। अब पुलिस शिनिची को पूछताछ के लिए ले जा रही है, लेकिन उन्हें बताया गया है कि 5 परजीवियों वाले एक व्यक्ति ने सैन्य अधिकारियों को मार डाला है। फिर शिनिची गाड़ी से उस जगह तक जाती है, लेकिन वे परजीवी उसकी दुर्घटना का कारण बनते हैं, उसे रोकते हैं। वह जंगल में चला जाता है। वह मिगी से कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो, वह मुझे पहचान लेगा कि मैं कहाँ हूँ। वह मिगी से उससे अलग होने का अनुरोध करता है। इसी बीच वह परजीवी वहाँ आ जाता है। वह उस पर हमला करने लगता है। शिनिची और मिग की अब दोस्ती हो गई थी, इसलिए मिगी ने शिनिची के शरीर से खुद को अलग करते हुए बलिदान दिया। यह शिनिची को वहां से भागने के लिए कहता है। उस परजीवी द्वारा मिगी को मार दिया जाता है। इस पर उदास होने के कारण शिनिची अपने दोस्त के घर चली जाती है। वह दिल से उसका ख्याल रखती है।
झूठ बोलते हुए वह तुरंत देखता है कि उसका हाथ मिगी का एक और हिस्सा पैदा कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिगी का सार शिनिची के शरीर में स्थानांतरित हो गया था जब उसने उसे ठीक कर दिया था। इसलिए यदि वह चाहे तो इसका उत्पादन किया जा सकता है। शिनिची जानता है कि परजीवी फिर से मेरे स्थान का पता लगाएगा जैसा कि उसने उत्पन्न किया है। इसलिए वह अलविदा कहकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए निकल जाता है। बाहर जाकर वह उस परजीवी की चपेट में आ जाता है। एक मिल में पहुंचकर वह अपने शरीर में एक रासायनिक अर्थिंग रॉड को छुरा घोंप देता है, लेकिन वह सुरक्षित रहता है। वह कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें मारने के बाद दूसरे मनुष्यों को मारूंगा और मेरे साथ अन्य परजीवी पूरी दुनिया पर हावी होंगे। वह लगभग शिनिची को मार रहा है। अचानक मिगी को उसके हाथ के रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। यह उस परजीवी पर हमला करता है। इसी बीच उसके शरीर में परेशानी होती है और वह चिढ़ जाता है। मिगी उसे बताता है कि उस रॉड में कई तरह के केमिकल थे जिनसे आप उसे स्ट्रोक करते थे। इसलिए सभी परजीवी उसके शरीर पर कब्जा नहीं करना चाहते। सभी परजीवी उसके शरीर को एक एक करके छोड़ देते हैं। अब केवल कंकाल ही पीछे रह गया था। शिनिची उसे आग में फेंक देता है जिससे उसकी जान चली जाती है। बहुत दिनों बाद सब कुछ रूटीन के हिसाब से दिखाया गया है। मिगी शिनिची से कह रहा है, इस दुनिया में कोई परजीवी नहीं छोड़ा है, इसलिए हमें साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन शिनिची सहमत नहीं है। लेकिन मिगी ने ही इसे जड़ से खत्म कर दिया और शिनिची का असली हाथ दिखाई देता है और दुखी होकर उसे मिगी की याद आने लगती है। अब यह दिखाया गया है कि बहुत समय बीत चुका है। शिनिची और उसका दोस्त सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे और वे उस शिक्षक के बच्चे से मिलने जाते थे। अचानक दिखाया जाता है कि सीरियल किलर वापस आ गया था। वह शिनिची के दोस्त को पकड़ लेता है। वह उसके कान में फुसफुसाता है, असली राक्षस इंसान है। लेकिन शिनिची का दोस्त उससे कहता है, असली राक्षस तुम है। तुम लोगों को मार डालो। इस पर वह सीरियल किलर उसे बिल्डिंग से नीचे धकेल देता है। लेकिन शिनिची अचानक वहां जाती है और हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेती है। यहाँ उसे पता चलता है कि मिगी ने यहाँ उसकी मदद की है। फिल्म का भाग 2 अंततः यहीं समाप्त होता है।